हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेआईएस। अगर आपको भी करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़नी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या होगा, मेंस से रिलेटेड क्या होगा, प्लस मेंस के लिए फॉर्डर मटेरियल में क्या क्या रहेगा, तो आप सही जगह आ रखे हो। यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाऊंगा। तो बेसिकली अभी तक हमने यहाँ पे पॉलिटी कवर कर लिया है, देन वी हैव कवर्ड इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज हम लोग एनवायरनमेंट करेंगे, सिक्योरिटी ये पूरे मैगजीन के एंड में करेंगे। ऑल गुड, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, ओके, आज का हमारा पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट का। कॉन्फ्रेंस 2025 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द बेसिल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो बेसिकली यहाँ पे देखो तीन कन्वेंशन है, बेसिल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को सीओपी कहते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको समझाने से पहले एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। समझो कि एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में ना तीन लोग रहते हैं, ठीक है। तो पहला रहता है बउआ, ठीक है। सेकंड रहता है यहाँ पे राकेश, ठीक है। एंड तीसरा रहता है सुरेश। राकेश नहीं करते, रमेश कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रमेश एंड सुरेश, ओके। अब देखो, समझो कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में तीन लोग रहते हैं, बउआ रहता है, रमेश रहता है, सुरेश रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बउआ होता है ना, वो बउआ क्या करता है, दूसरी गली में जाके हजार्डियस वेस्ट फेंक देता है, ठीक है। हजार्डियस वेस्ट दूसरी गली में जाके फेंक देता है, ठीक है। और जो रमेश होता है, वो क्या करता है, दूसरी गली में जाके केमिकल बेचता है बिना बताए, ठीक है, कि बिना बताए कि ये जहरीला केमिकल है, ओके। ये केमिकल बेचता है, सेल करता है कि बिना बताए कि ये जहरीला केमिकल है, ठीक है। एंड तीसरा क्या होता है, तीसरा बंदा जो कि सुरेश है, वो क्या करता है कि पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हार्मफुल पेस्टिसाइड हवा में स्प्रे करता है, ओके। तो यहां से आपको पता लगेगा, जो बौआ है, ठीक है, वो क्या करता है, हजार्डियस वेस्ट डालता है एक दूसरे के गली में जाके। रमेश क्या करता है कि हजार्डियस केमिकल बेचता है। एंड सुरेश क्या करता है, हजार्डियस पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। अब क्या हो गया, इस इन दिनों की वजह से ना कॉलोनी में प्रॉब्लम आ गई। तो कॉलोनी वालों ने क्या किया, कॉलोनी वालों ने एग्रीमेंट बनाए, तीन एग्रीमेंट बनाए कॉलोनी वालों ने, क्यों, ये सारी चीज़ें रोकने के लिए, ठीक है। तीन एग्रीमेंट बनाए कॉलोनी वालों ने। तो पहले एग्रीमेंट का नाम आता है बेसिल कन्वेंशन, सेकेंड एग्रीमेंट का नाम आता है रॉटरडैम कन्वेंशन, एंड तीसरे कन्वेंशन का नाम आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। तो जो पहली कन्वेंशन होता है, दैट इज बेसिल कन्वेंशन। बेसिल कन्वेंशन क्या करता है कि जो हजार्डियस वेस्ट है, ठीक है, एक दूसरे के गली में फेंकने से मना कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई एक कंट्री होगी इंडिया, ठीक है, और दूसरी कंट्री होगी यूरोप में, कोई समझो कि यूके है, ओके। तो अगर यूके को अपना हजार्डियस वेस्ट इंडिया में डंप करना है, तो उसको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा, ओके। ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, अगर वो नहीं लेगा तो वो नहीं एक्सपोर्ट कर सकता वो हजार्डियस वेस्ट। अब जो केमिकल है, ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन क्या कहता है कि जो भी हजार्डियस केमिकल है, ओके, वो अगर मुझे एक्सपोर्ट करने हैं, तो जिस देश में मैं एक्सपोर्ट करूंगा, समझो यूके से मैं इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो इंडिया वालों को मुझे बताना पड़ेगा कि ये हजार्डियस्ट है, ठीक है, इसके ये इश्यूज है करके। अगर वो नहीं बताएंगे, प्रायर कंसेंट नहीं लेंगे, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड जो सुरेश है, क्या करता है, सुरेश पेस्टिसाइड, हार्मफुल पेस्टिसाइड हवा में स्प्रे करता है, ठीक है। तो सुरेश के लिए क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या कहता है, इसकी स्टॉकहोम कन्वेंशन कहता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स है उसके ऊपर टोटली बैन लगाया जाएगा, ओके। तो बउआ से याद रखो बेसिल, रमेश से याद रखो रॉटरडैम, एंड सुरेश से याद रखो स्टॉकहोम। तो बेसिकली ये तीन कन्वेंशन है, ओके। तो चलो अभी देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है, एंड देन ये न्यूज में क्यों आ रखा है। तो सबसे पहले बेसिल कन्वेंशन। बेसिल कन्वेंशन क्या कहता है, इट इज अ बेसिल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टर मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल, ठीक है, हजार्डियस वेस्ट और डिस्पोजल। तो इसमें एक बात याद रखने की है, यहाँ पे हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल है, ओके। यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट की बात नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट की बात नहीं की है। तो यूपीएससी आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, ओके। देन
ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट इज रॉटरडैम, व्हाट इज बेसिल कन्वेंशन, इंडिया उसकी पार्टी है या नहीं है। यस, इंडिया इज अ पार्टी टू अ बेसिल कन्वेंशन। ओके, देन यहाँ पे अगेन मैंने बोला था ट्रांसबाउंड्री वेस्ट कंट्रोल, अगर आपको ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट करनी है हजार्डियस वेस्ट की, तो आपको यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा जिस देश में आप भेज रहे हो। ओके, एंड देन इसी के वजह से अभी क्या बेसिल कन्वेंशन में नया ऐड किया है कि एरिया ऑफ फोकस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फोकस, एरिया ऑफ फोकस क्या आएगा, टेक्सटाइल वेस्ट। टेक्सटाइल वेस्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यूके है, यूके है और यहाँ पे अफ्रीका की कोई कंट्री है, समझो अफ्रीका की कोई कंट्री है, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे अफ्रीका की कोई कंट्री है। तो यूके क्या बोलेगा, ये जो कपड़े ना आप रख लो, आपको मैं डोनेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अफ्रीका खुश हो जाएगा, अफ्रीका की वो कंट्री खुश हो जाएगी, ठीक है, हमें कपड़े मिल रहे हैं, समझो केनिया कंट्री का कपड़े मिल रहे वगैरह। ओके, तो वो क्या खुशी खुशी वो कपड़े एक्सेप्ट कर लेगी, डोनेशन और रिसाइकलिंग के लिए वो एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो जो कपड़े हैं उसे डिस्ट्रॉय भी तो करने हैं, अगर इसको ढंग से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो उसका पोल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो डोनेशन और रिसाइक्लिसिटी के नाम पे जो कंट्रीज, कुछ कुछ कंट्रीज अपना वेस्ट है जो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यही वेस्ट को एक्सपोर्ट रोकने के लिए हमें क्या करना है, टेक्सटाइल पे यहाँ पे फोकस करना है। और अगर आप कर रहे हो एक्सपोर्ट तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये इसके इश्यूज है। ओके, देन सबसे पहले टेक्सटाइल वेस्ट एंड देन देयर इज शिप ब्रेकिंग। शिप ब्रेकिंग का भी सेम फंडा है, अगले 15 साल में 15,000 शिप ब्रेक करने वाले, डिसमेंटल करने वाले। तो उसका वेस्ट को कैसे वो लोग डिसॉल्व करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बेसिकली ओके, ये हो गया बेसिल कन्वेंशन ट्रांसबाउंड्री वेस्ट के लिए, यूपी से इसके बाहर नहीं जाएगा। अब आता है रॉटरडैम कन्वेंशन। व्हाट इज रॉटरडैम कन्वेंशन, रमेश का था रॉटरडैम कन्वेंशन। और रमेश क्या करता था, जो केमिकल है, ठीक है, वो बेचता था, ठीक है, सेल करता था। अब यहाँ पे अगर रमेश को केमिकल सेल करना है, तो जिस कंट्री को केमिकल सेल करना है ना, उसको एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। और वो उसमें क्या होगा कि वो बताएगा कि देखो ये केमिकल है, ये हजार्डियस ये है ये केमिकल, ठीक है, लेना है तो लो, अपने रिस्क पे लो। तो इसके लिए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रॉटरडैम कन्वेंशन एंड इंडिया इज पार्टी टू अ रॉटरडैम convention in 2006. Okay, and Rotterdam Convention creates a legal binding obligation for the implementation of PIC. अब यहाँ पे बात यह है कि रॉटरडैम कन्वेंशन बैन करता है क्या केमिकल्स को, तो ये बैन नहीं करता, ये सिर्फ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट मांगता है। ठीक है, अगर कभी भी ओके केमिकल बैन करने की बात आ गई, ठीक है, तो वो बैन कौन से कन्वेंशन में होता है, वो स्टॉकहोम कन्वेंशन में होता है। ओके, वो होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन में। स्टॉकहोम कन्वेंशन में बैन होता है, दैट इज पीओपी, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे इंडिया ने कब ये एक्सेप्ट किया था, इंडिया इट इज कम इनटू फोर्स इन 2004 एंड इंडिया ने कब 2006 में इसको रेटिफाई कर रखा है। ओके, आई होप आपको तीनों भी कन्वेंशन क्लियर है यहाँ पे। ओके, तो अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे 2025 में 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, बेसिल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो उसके कुछ इनपुट्स आ रखे हैं, कुछ आउटपुट्स थे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिल कन्वेंशन का देखते हैं। तो बेसिल कन्वेंशन ने क्या किया है यहाँ पे टेक्निकल गाइडलाइंस को अपडेट किया है। उसमें क्या किया है, पीओपी वेस्ट को भी ऐड कर देखा है। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2000 कितने 6 साल का होगा, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 25 से 31 तक, एंड लॉन्च ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट, जो टेक्सटाइल पे इस बार फोकस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज रॉटरडैम कन्वेंशन। व्हाट इज रॉटरडैम कन्वेंशन, जो मैंने बताया है, केमिकल के जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट है उसके लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट लगेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो क्या कैसा होता है, रॉटरडैम कन्वेंशन में एक केमिकल की लिस्ट है, उन केमिकल लिस्ट में जो भी केमिकल्स है वो अगर मैं मूव कर रहा हूँ दूसरे कंट्री में, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो तब मुझे पीआईसी लगेगा। तो उन्होंने इसमें क्या कर रखा है, उन्होंने इसमें कार्बोसल्फोन एंड फेंथोइन ये दोनों ऐड कर रखे हैं, दोज आर पेस्टिसाइड्स। ओके, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी एनेक्सर ए में कुछ ऐड कर रखा है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये कन्वेंशन कहना क्या चाहता है ये ज़रूरी है। ओके, आई होप ये कन्वेंशन आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है मेंस की तरफ से टॉपिक नहीं आएगा, आएगा तो आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रीलिम्स में ही आएगा।
ओके, देन नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। इसके लिए ना एक क्रिस्पी सी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, ये समझने के लिए। समझो एक ट्राइब है, सपोज नहीं, देयर इज अ ट्राइब, ट्राइब का नाम क्या है, कानी ट्राइब, कानी ट्राइब, और ये ट्राइब कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। इन कानी ट्राइब में क्या होता है, एक छोटा प्लांट ये मेडिसिनल के लिए यूज करते हैं, उसका नाम क्या ना रखा है इन्होंने, आरोग्य पच्च, ओके, आरोग्य पच्च करके एक प्लांट है। अब वो प्लांट क्या करता है, स्टैमिना बढ़ाता है, ओके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्लांट से कुछ दवाई बनाई और वो बेची, ओके, और बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट है खुद को रखा, इन कम्युनिटीज को कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो अभी ये जो नया नोटिफिकेशन है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो ये कहता है अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आपको उस लोकल नॉलेज जो जहाँ से ये डेवलप हुआ है उस कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, उस ट्राइब को कुछ देना पड़ेगा, वहाँ के लोकल लोगों को कुछ देना पड़ेगा, डेट इज बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा अगर आप उससे पैसे कमा रहे तो, ठीक है। इसको एक सिंपल लाइन में समझेंगे कि अगर ग्रैंडमा की, आपकी दादी की कोई रेसिपी किसी होटल वाले में आपने बेच दिया, ओके, तो ग्रैंडमा को रॉयल्टी देनी बनती है भाई, क्योंकि रेसिपी तो ग्रैंडमा ने, आपके जो दादी है उसने इन्वेंट करी है ना, तो उनको रॉयल्टी देनी चाहिए, ओके। तो बेसिकली ये पूरा टॉपिक है, इसके वजह से दिस इज अ बैकग्राउंड फॉर दिस टॉपिक। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। तो ये जो रेगुलेशंस रूल्स है ये किसके अंडर आए, ये अंडर आए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है, इसके अंडर आए, ओके। अब ये कौन लाया, किसने इशू किया, ये इशू किया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो बेसिकली क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर 3 बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड तीसरी है यहां पे, अब देख सकते हो ये कहां गई, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ पे ये जो एनबीए है, सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी है, उन्होंने ये रूल्स निकाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट क्या है ना, पॉइंट ये है कि अगर इंडिया में ये आए है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग आया है, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल पे कहीं पे भी होना चाहिए वो, तो वो कहाँ पे था, वो था नगोया प्रोटोकॉल में, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल एंड बॉन गाइडलाइंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इससे हम लोग ये कर सकते हैं, डील कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज अ थिंग। देन अगेन ये कानी ट्राइब, जैसे मैंने कहा था, वो जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग विद द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इतना क्लियर है, अगर कोई एग्जाम में आएगा कि नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ओके। देन अगेन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में 3 टायर सिस्टम है, ये मैंने बताया, एंड दोज आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज, ओके। अब जो रूल्स है ना उसके स्पेसिफिसिटी में जाते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी में जाते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे उनका जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, मतलब आरएनए डीएनए से जो भी सीक्वेंस बनता है, अगर वो भी होगा स्टिल उनको एक्सेस बेनिफिट देना पड़ेगा, ओके। एंड ये जो प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट है, ठीक है, अगर कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्लांट को यूज करना चाहती है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, तो उसको प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट लेना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो जो पौधा या फिर वो जो प्लांट, ओके, वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में नोटिफाइड नहीं है कि ये आप कल्टीवेट कर सकते हो। अगर इन्होंने ये देख दिया है कि एक लिस्ट में कि आप ये कल्टीवेट कर सकते हो, तो प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। देन बेनिफिट शेयरिंग होगा, तो ये जो नंबर है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट, अगर आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, आपको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी शेयर कर रहे हो, ठीक है। द एप्लीकेशन मस्ट शेयर मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एज म्यूचुअली एग्रीडेड, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है आपको, एनबीए, एनबीए क्यों, क्योंकि ये जो है ये अथॉरिटी ग्रांट करती है, ओके, इतना क्लियर है। देन ये आगे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक बनेगा, ना कि मेंस रिलेटेड। अब हमारा थर्ड है टॉपिक, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इकोलॉजी। इसको भी एक सिंपल वे में समझते हैं। समझो हिमालय का जो हिमालय
का जो इंडिया का क्या है, वाटर टैंक समझो, समझो ये हिमालयाज है, ये क्या है, वाटर टैंक। तो यहाँ से पूरी नदियाँ बहती है ना, यहाँ से सबको पानी मिलता है, ठीक है। ग्लेशियर जब मेल्ट होती है वहाँ तभी तो गंगा चलती है, यमुना चलती है। अब क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघलने लग गए, तो उससे क्या होगा, फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड बढ़ रहे हैं। ओके, अगर इसका एग्जांपल दूं तो जोशीमठ का जो लैंड सब्सिडेंस हुआ था उसके वजह से फ्लड्स आए थे, लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उसके वजह से डिजास्टर जो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक हुक लाइन है, ठीक है, मतलब कि अगर हिमालय को जुकाम हुआ तो प्लेन्स में फ्लड आ जाते हैं। मतलब क्या, अगर वहां पे ज्यादा पानी बहने लग गया तो ऑब्वियसली प्लेन्स, मतलब क्या, बिहार वगैरह यहाँ पे जो प्लेन्स है नीचे की तरफ, ठीक है, वहां पे आपको फ्लड्स मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पहले ये समझो कि टॉपिक से क्या पूछेंगे। ये टॉपिक से प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे, प्रीलिम्स में इतना कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है, बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम करके हमारे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें मेंस के पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो फिजियोग्राफी ऑफ हिमालयन माउंटेन देखते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये प्रीलिम्स से रिलेटेड ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन है गाइस, फोल्ड हिमालयन आर फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन जरूरी है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट है कि हिमालयन माउंटेन जो है दे आर स्प्रेड अक्रॉस, हिमालयन माउंटेन आर स्प्रेड अक्रॉस 5 कंट्रीज, एंड विच आर दोज कंट्रीज, इट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। यूपीएससी में आज दिस, ठीक है, ये 5 कंट्री से नहीं, 3 कंट्री से, 6 कंट्री से, 4 कंट्री से, राइट आंसर तो नहीं देगा बट ऐसे अलग आजू पीछे दे देगा। ऑल्सो इन इंडिया दे आर ऑल्सो अक्रॉस सम स्टेट, एंड कौन से स्टेट है, देर आर 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये पढ़ लेना है, स्टेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑल्सो हिमालयस आर द ग्रेट सोर्स ऑफ रिवर्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ओके, बंदरपुर ग्लेशियर से यमुनोत्री ग्लेशियर एट बंदरपुर पीक पे यमुना ओरिजिनेट हो रही है। अलकनंदापुरी ग्लेशियर से अलकपुरी नंदा ग्लेशियर से अलकनंदा हो रही है। देन सेमुरु ग्लेशियर से मंदाकिनी हो रही है, एंड जो बारासिंगा ग्लेशियर से चेनाब रिवर एंड जेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर। यार ये जो है एज इसको याद करना पड़ेगा, तो क्योंकि यूपीएससी क्या करते हैं, रिवर एंड ओरिजिन, तो ओरिजिन में यहाँ पे ग्लेशियर्स के नाम दे देते हैं, यहाँ पे रिवर्स के नाम देते हैं, और अब पहचानो कौन सा क्या है, ठीक है। एंड देन देयर इज वेजिटेशन, हिमालयस में वेजिटेशन कैसे है, फुटिल्स पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर मिलेगा आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, और यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। ये तो 3 अलग अलग रेंज है, तो यहाँ आपको दिख सकता है, ठीक है। अब देखो मेंस की तरफ से मैंने बोला था कि मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो व्हाट वी विल डू हियर, विल यूज दिस टॉपिक एज अ फॉर्डर मटेरियल फॉर योर मेंस का आंसर। ओके, अगर कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आंसर हो सकता है, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी में अगर कोई ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, देन ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दिस पॉइंट्स। ओके, तो पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, हिमालय इज अ पार्ट ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक हिमालय में है, एक हिमालय में, दूसरा इंडो बर्मा रीजन में। ओके, देन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको एक सिंपल वे में देखेंगे कि हाई स्पीशीज रिसनेस होती है और एंडेमिज्म ज़्यादा होती है। एंडेमिज्म मतलब कि वो स्पीशीज सिर्फ वहीं पे मिलेगी और स्पीशीज रिसनेस ज़्यादा होती है। ओके, तो हिमालयन रीजन होस्ट 32% ऑफ इंडेमिक प्लांट। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते। देन हिमालयन क्रायोस्फीयर मतलब ग्लेशियर्स को क्रायोस्फीयर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। हिमालय को थर्ड पोल भी बोलते हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से 10 बड़ी रिवर निकलती है। देन क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन सिक्वेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन मतलब क्या, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। कार्बन सिक्वेशन मतलब क्या, जो भी ज़्यादा कार्बन हवा में, एटमोसफेयर में होता है उसको वो अपने में समा लेता है। सिक्वेशन को एक आसान भाषा में समझेंगे तो मानसून रेगुलेशन है, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। एंड एल्बिडो इफेक्ट मतलब क्या, समझो कि ये सन है, ठीक है, ये सन क्या करते हैं, अर्थ पे आती है, तो जितनी आती है और उतनी ही रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो रिफ्लेक्ट होती है उसको हम लोग एल्बिडो इफेक्ट कहेंगे। ओके,
तो बेसिकली ये अल्बिडो इफेक्ट है। देन देर इज अ इकोनॉमिक सर्विस ऑफ द हिमालयाज, माइनर प्रोडक्ट वगैरह है, फाइबर एंड टिम्बर प्रोडक्शन है, गुची मशरूम एंड राइजिंग टूरिज्म, इसकी वजह से क्या पैसे मिलते हैं। देन व्हाट आर द थ्रेट टू द इकोसिस्टम ऑफ द हिमालयन, ठीक है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, पेड़ काट रहे हैं, ये सारी चीजें। देन ग्लेशियर, एक्सेलरेटेड ग्लेशियर रिट्रीट एंड हाइड्रोग्राफिक डिस्ट्रप्शन। ग्लेशियर रिट्रीट मतलब क्या, बर्फ पिघल रही है ग्लेशियर की। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन रीजन, ठीक है, ये पढ़ लेना इतना फॉर्डर मेडल के लिए। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, जैसे कि उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे, ठीक है, तो अनसस्टेनेबल टूरिज्म की वजह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया था। देन अनकंट्रोलेबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट, जैसे कि उत्तराखंड में है, JNK में है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रिवर पे बना देता है। then you have to also ratify some government initiatives। तो इंडिया के में देखें तो NMSHE है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। देन प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड है। ओके, देन ग्लोबल में देखेंगे तो ग्लोबल में आप याद रखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड देन देयर इज सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। तो ये दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है, माउंटेन इकोसिस्टम में इट इज मोर देन इनफ, इतना पढ़ लो, बढ़िया है। ओके, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अर्बन फ्लड से रिलेटेड टॉपिक करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन फ्लड्स। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, ये जो टॉपिक है, डू नॉट लीव दिस टॉपिक। इस टॉपिक को कुछ भी करके छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पून फीडिंग का काम करेगा आपको। अर्बन फ्लड्स, ठीक है, ये टॉपिक है GS3 से, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ओके, एंड आई बिलीव अगर आप अर्बन फ्लड अच्छे से करोगे और आपके एग्जाम में ये आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको ये जो पूरा मटेरियल है ना, विजन ने दे रखा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल ऑन अर्बन फ्लडिंग। हर एक पॉइंट के लिए, हर एग्जाम्पल, हर एक सिटी का, ठीक है, देन चैलेंजेस अच्छे दे रखे, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या करनी चाहिए, एंड देन इसके साथ साथ वे फॉरवर्ड भी क्या होगा। बेसिकली ये आपको सब कुछ पढ़ना है। हाँ, बट पढ़ने का तरीका कैसे है वो मैं बताऊंगा। अब पढ़ने का तरीका मतलब क्या, आपको क्या करना है ना, आपको बस यहाँ पे बस कीवर्ड्स लेके आने हैं, ठीक है, आपको बस कीवर्ड्स रटने, और कीवर्ड्स रटने के बाद आप अपना आंसर खुद से लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले देखो अर्बन फ्लड कहाँ कहाँ हो रखे हैं। हैदराबाद में 2021, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद एंड दिल्ली। आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसके स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ऐसे हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, और यहाँ पे ईयर लिख लो 2021, 2021, 2020, 2023, 2022, ये स्कीमेटिक डायग्राम बना दो। ओके, तो इससे क्या होगा, आपके आंसर में काफ़ी अच्छे आंसर दिखने लग जाएंगे। हाँ, एक डेफिनेशन भी हमें लर्न करनी है। तो व्हाट इज अर्बन फ्लड? तो अर्बन फ्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लड वेयर सिटी और अर्बन एरिया, ओके, वहाँ पे क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेनेज की फैसिलिटी होती है वो सही से काम नहीं करती। ओके, और पहले जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है उसकी वजह से क्या ड्रेनेज भर जाता है। तो बेसिकली इट इज अ डेफिनेशन, दिस इज अ डेफिनेशन यू नीड टू लर्न। ओके, देन इसके बाद अर्बन फ्लडिंग के लिए मोर डेवलप लैंड, ठीक है। ओके, देन व्हाट आर द, हाँ, ये इंडिया का मैप है, आप इंडिया का मैप देख सकते हो। व्हाट आर द अर्बन फ्लड प्रोन सिटीज। ओके, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई करो कि यहाँ से और यहाँ से इतने सिटीज़, और दिल्ली तो सबको पता ही है, इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग। अब जब भी आपको कॉजेज आ जाएंगे, कोई भी डिजास्टर का कॉज आएगा, ठीक है, आपको वो कॉज दो हिस्से में डिवाइड करने हैं, दैट इज नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक एंड सॉरी, फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉज, जो भी होगा फर्स्ट वन इज नेचुरल, एंड सेकेंड वन इज मैनमेड, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। तो नेचुरल में भी आप लिख सकते हो जो भी डिजास्टर से रिलेटेड, और मैनमेड से रिलेटेड 3-4 लिखो, देन यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ पॉइंट्स हियर। तो नेचुरल में क्या क्या है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, क्या होता है, बहुत सारी बारिश आ जाती है, उससे क्या होता है, सडन वाटर एक्यूमुलेशन होता है और पानी बाहर जा नहीं सकता। तो एग्जांपल लिख लो, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर, सडन वाटर एक्यूमुलेशन लिखो, ठीक है, एंड एग्जांपल के अंडर लिखो कि मुंबई फ्लड्स एंड 2015 चेन्नई फ्लड्स। देन हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकता है, व्हेन द सरफेस रन ऑफ इज मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन रेट।
देन प्रेसिपिटेशन, मतलब पानी इतना ज़्यादा आ रहा है ना, उतना वो सीपेज के थ्रू अंदर ज़मीन के अंदर जा भी नहीं रहा है, तो दीज आर द हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, एंड देन इसके बाद मैनमेड फैक्टर्स देखते हैं, व्हाट आर द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, बहुत ही कॉमन है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। एंड देन सेकेंड इज लेक इंक्रोचमेंट, मतलब कि लेक के अराउंड है ना, धीरे 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 कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, उसके वजह से क्या होता है, पानी जाने के लिए रास्ता वगैरह मिलता नहीं है। ओके, और जो नेचुरल लेक का इकोसिस्टम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एज पीपल माइग्रेट टुवर्ड्स सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीपल स्टार्ट सेटलिंग ऑन द ओनरलेस अवेलेबल वेकेंट लैंड। ओके, लो लाइंग एरियाज, वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल दे दो, ओस्टुरी लेक है जो पुडुचेरी में है, चारकोप लेक है जो महाराष्ट्र में है, 2 लेक, इट इज मोर देन इनफ। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनप्लान्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स। ठीक है, कभी भी अपना डैम का पानी छोड़ देते हैं, तो उसके लिए एग्जांपल दे दो, चेन्नई फ्लड 2015 का एग्जांपल है, रिलीज वाटर फ्रॉम चेम्बरकप्पकम लेक, ठीक है, या फिर पुणे फ्लड्स का। देन इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग की वजह से क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ रिवर बेड हो जाता है, तो रिवर बेड डिप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड वाटर में इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। ओके, ग्राउंड वाटर टेबल। तो दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, दोनों भी फैक्टर याद करना। देन सर व्हाट आर द नेक्स्ट चैलेंजेस इन द अर्बन फ्लड मैनेजमेंट। तो चैलेंजेस क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, देखो वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ओके, एंड ड्रेनेज कहाँ किसके अंडर आता है, सिटी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही इनके अंदर टसल चलती रहती है। समझो कि स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, और सिटी जो म्यूनसिपालिटी में कोई और गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे टसल चलती रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल चैलेंजेस भी है यहाँ पे, फ्रिक्वेंट अंडरसाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते रहते हैं। देन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब कि लो इनकम कम्युनिटीज़ है वो हमेशा फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं। ओके, एंड देन इज रैपिड अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, उससे क्या होता है, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाटर स्टॉर्म मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, एंड देन नेसेसिटी, लैक ऑफ डेटा नेसेसरी, ड्रेनेज डिज़ाइन ढंग से नहीं करते। तो इसके लिए यूपीएस इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या किया, सबसे पहले पॉलिसी स्टार्ट करो एनडीएमए एक्ट। तो एनडीएमए एक्ट के अंडर एनडीएमए गाइडलाइंस है टू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओके, तो वो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंडर आती है। देन देर इज फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लेके आए हम लोग। देन टेक्निकल इंटरवेंशन भी लिए हैं, जैसे कि इन्फ्लोज का जो मुंबई में है, एक इन्फ्लोज करके एक इनिशिएटिव है, इंटीग्रेटेड फ्लड वाटर सिस्टम फॉर मुंबई। देन इसके बाद सी फ्लोज है चेन्नई के लिए। ओके, इसमें से एक दो चीज़ें याद कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ। देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम है, मास्टर फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ग्राउंड वाटर 2020। देन वाटर बॉडी डेवलपमेंट स्कीम है, डैट इज अमृत सरोवर, एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स है, डैट इज अमृत स्कीम। ठीक है, तो ये इसमें से सर सारे के सारे याद करने हैं, नहीं 3 से 4 याद कर लो और उनके एग्जाम्पल याद कर लो। एंड देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड कैन बी टेकन फ्रॉम द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, इसमें से 2 ग्लोबल प्रैक्टिस याद कर लो बस। सिंगापुर का एबीसी प्रोग्राम विच यूजेस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक वाटर एक्टिव, ब्यूटीफुल एंड क्लीन। वियनास का दनुबे सिस्टम है, डेन्यूब सिस्टम है, डेन्यूब। ओके, देन इसके बाद चाइना का स्पॉन सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना का स्पॉन सिटी है। ये 3 इट इज मोर देन इनफ, इतना कर लो। ओके, क्लियर है। तो इसी के साथ साथ आपका मेंस का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, 6 न्यूज़ साइट्स जॉइन फाउस। ठीक है, GIAHS। ओके, अगर इसको ऐसे समझेंगे, देखो उड़ीसा के फार्मर्स है जो ट्रेडिशनल मिलेट या राइस फिश डक फार्मिंग करते हैं, नेचर और फार्मिंग को एक साथ चाल मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नेचर, ठीक है, नेचर एंड फार्मिंग एक साथ चलती है। तो इस फार्मिंग को इन्होंने क्या किया, हेरिटेज फार्मिंग का ग्लोबल स्टेटस इसको मिल गया, ताकि ये वैनिश ना हो, ताकि ये दुर्लभ ना हो जाए। ठीक है, तो बस इतना सा ही है। तो कहाँ पे किया है, ओडिशा में किया है। इंडिया 6 न्यू साइट्स हैज बीन एडेड टू फाउस ग्लोबल इन्फॉर्मल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम प्रोग्राम। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम क्या है, किसके अंडर आता है। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, लॉन्च एट ग्लोबल समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, तो करंटली कितने साइट है, करंटली 95 साइट्स है 28 कंट्री में। इंडिया में कौन से है, सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कोरोबो ट्रेडिशन इन ओडिशा एंड कुतनबर्ड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम इन केरला। ये तीनों फिलहाल इंडिया में है।
ओके ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस दैट इज़ मोर देन इनफ, इतना पढ़ लो वो काफ़ी है। अब देखते कि नेक्स्ट न्यूज़ इन शॉर्ट करके हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले तो रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरनमेंट क्लियरेंस के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। मतलब क्या, फैक्ट्री फॉरेस्ट में बनना पहले, ठीक है, फैक्ट्री जो है फॉरेस्ट में बनाना है, पहले बना के फिर परमिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पहले परमिशन लो बाद में नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना दी और बाद में जाके गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, तो गवर्नमेंट बोला भाई साहब ये आपका नहीं चलेगा, ये आपका राज नहीं चलेगा, आपको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर बनाना पड़ेगा। ओके, बस ये टॉपिक इतना ही है, इसमें और कुछ पढ़ने जैसा है ना। देन सीक्यू में इश्यूज डायरेक्शन ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग। ओके, पैडी स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है ये। अब इसमें क्या है पैडी स्टबल बर्निंग से रिलेटेड, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये MC मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया की केस क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगर कहीं पे भी आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये चाहिए, केस चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डाल दो। तो यहाँ पे ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया, पंजाब, हरियाणा और यूपी को प्रिवेलेंट इंसिडेंट प्रिवेंट करने से लिए बोला है स्टबल बर्निंग के ऊपर। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें इतना कुछ नहीं है। द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च को 25 साल पूरे हो गए हैं, इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। और ये किसके अंडर आता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है। ओके, गवर्निंग बॉडी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका जो सेक्रेटरी है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो, अंटार्कटिक में इंडिया के 2 स्टेशन है, एक तो मैत्री और दूसरी भारती, और आर्टिक में कौन सी है, हिमद्री। तो ये दोनों याद कर लो, ठीक है, इट इज़ मोर देन इनफ। एंड पोलर भवन, अब पोलर भवन क्या होता है, इट इंक्लूड लेबोरेटरी फॉर पोलर एंड ओशनिक सेंटर, ओशनिक रिसर्च। ओके, एंड सागर भवन क्या होता है, इंक्लूड -30 डिग्री आइस कोर लेबोरेटरी एंड प्लस फॉर अचीविंग सेडिमेंट एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो सागर भवन क्या है और पोलर भवन क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025, मीथेन इज वन ऑफ द पोटेंट गैस ऑफ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, सबसे हानिकारक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 30% क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल द राइजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। ओके, अब ये मीथेन कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, एनर्जी से आती है, वेस्ट सेक्टर से आती है। एग्रीकल्चर से कैसे, राइस फील्ड पैडी से ज़्यादा आती है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया है ना, मीथेन एमिशन कुड बी कट बाय 50% बाय इफेक्टिव यूटिलाइजिंग मीथेन इन माइंस। अगर वो मीथेन अगर हम लोग माइंस में डाले ढंग से, ठीक है, उसको प्रॉपर उसको डिस्पोज करे, तो यहाँ पे हमारे 50% कट हो सकता है पोल्यूशन। देन अगेन द नेक्स्ट है एशियाटिक लाइन पॉपुलेशन बढ़ गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले एशियन लाइटिक लाइन इज एंडेमिक टू एशिया। ओके, यहाँ पे देन एशियाटिक लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक देखते हैं कि ये ग्रासलैंड में रहते हैं, सवानस में रहते हैं, डेंस कब और ओपन वुडलैंड में रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो है गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, यहाँ पे ही ये सिचुएटेड है, दैट इज एंडेमिक है। देन बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमर्ज एज सेकेंड होम फॉर लायंस। ये जो बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सेकेंड होम की तरह काम करते हैं। आईसीएन स्टेटस में इट इज़ वल्नरेबल। ये क्लास 1 to 4 क्लास, इट इज लिस्टेड क्लास 1 एंड 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, शेड्यूल 1 में और 4 में आता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लो। ये स्लाइटली स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन लायन से। ओके, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर सीन इन द इट इज रेयरली इन द इट इज लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड ऑफ स्किन रनिंग अलॉन्ग विद दैट बेली। ठीक है, इतना कुछ है। मेल्स हैव ओनली मॉडरेट ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द हेड, सो दे आर ऑलवेज विजिबल। लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये यूपीएससी में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था कि लायन का पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन है या नहीं है। तो लायन का कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं है। देन लद्दाख का स्नो लेपर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, मुझे लग नहीं रहा पढ़ने की ज़रूरत है, हमेशा आता है। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया किससे रिलेटेड, ओलिव ट्रेडर से रिलेटेड, इतना याद रखो। देन शू कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, सारापचू, जो कंजर्वेशन रिवर सारापचू उससे रिलेटेड है। इट इज़ द लोकेशन ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ उनाम रिवर एंड शरब नाला। ठीक है, और ये कहाँ से गिरा हुआ है, यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सटेंडेड टू द मालंग नाला। ठीक है, इतना ओके, इट इज़ मोर देन इनफ। देन याला ग्लेशियर डिक्लेरेटेड,
याला ग्लेशियर, उसकी तो लोकेशन पहले जान लो ये कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो होगा ये लोकेशन से ही यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकती है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ गया, हाँ, ग्लेशियर फ्यूनरल, इट इज सिंबॉलिक सेरेमनी हेड टू मार्क रैपिड disappearance of the glacier due to the climate change. Okay, तो वर्स्ट फ्लस्ट फ्यूनरल वॉज हेल्ड एट द ओकेचकुल ग्लेशियर इन आइसलैंड 2019। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कौन से अदर ग्लेशियर थे जो डेड हो चुके हैं, डेट इज फाइदल स्विट्जरलैंड में है, क्लार्क ग्लेशियर है, ओलोको है, एंड नाउ मैक्सिको है, एंड देन नाउ दैट इज यालास ग्लेशियर। और ये यालास ग्लेशियर कहाँ पे, इट इज इन नेपाल, इट इज इन नेपाल, ठीक है, क्लियर है इतना। देन ग्लोबल सोलर प्लानर इफिशिएंसी, इसमें कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया इतना। देन वर्ल्ड बैंक फर्स्ट कमर्शियल मिथेनॉल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन इन डेनमार्क, ठीक है, तो मिथेनॉल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। व्हाट इज ई मिथेनॉल? ई मिथेनॉल इज अ इलेक्ट्रोमिथेनॉल, ठीक है, इट इज अ लो कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कंबाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या बना है, ये बना है, ठीक है, ई मिथेनॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद बेनिफिट्स है, ठीक है। अब ये रीम्स जो है, रिलीजन मल्टीलैटर रिलीजन सॉरी रीजनल मल्टी रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्डस अलार्म अर्ली वार्निंग सिस्टम, अलार्म नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम। रिम क्या कहता है? रिम कहता है कि रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी अबाउट रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसको कहते हैं रिम्स। वो कहाँ पे हुआ है? वो कोलंबो में हो रखा है, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्लड्स के एग्जाम्पल में। देन बनाना मूसा अंडमानिसिस, ये क्या है? ठीक है, अब ये क्या है ये समझो। बेसिकली ये क्या है? ये एक, देखो, एन inflorescences of about 4.2 meter has recorded in the species of wild banana musa in इंडमेनेसिस मेकिंग, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो मुझे बताओ कैसे करते हैं। मेकिंग लॉन्गेस्ट जो बनाना है, ठीक है। ये बस इतना ही है यार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एटमॉस्फेरिक मेमोरी, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक मेमोरी? ये जो इट इज फाउंड एट एटमॉस्फेरिक मेमोरी जो नॉट जस्ट सनलाइट ड्राइव द ऑनसेट एंड रिटरिंग ऑफ मानसून। ये जो एटमॉस्फेरिक मेमोरी है, ये क्या करती है कि ड्राइव नॉट जस्ट सनलाइट को ड्राइव नहीं करती, ड्राइव द ऑनसेट एंड रिट्रीट ऑफ मानसून। Atmosphere store physical information in the form of water vapor, thereby controlling onset withdrawal of monsoon। ठीक है, इतना ही याद रखो, इट इज मोर देन इनफ। तो इसी के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद आवर सोसाइटी वाला पार्ट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।